नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम कुछ रोगों के बारे में देखने वाले हैं। उन रोगों के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे वो देखेंगे अमीबीय अतिसार के बारे में। उसके बाद में एस्केरियासिस के बारे में देखने वाले हैं, फिर फाइलेरियासिस के बारे में देखने वाले हैं, और उसके बाद में अंत के अंतर्गत हम कवक से होने वाले जो रोग हैं, कहने का मतलब दाद या जिसे रिंगवर्म कहते हैं, इसके बारे में देखने वाले हैं। और ये जो हमारे टॉपिक हैं ये मानव स्वास्थ्य एवं रोगों से संबंधित हैं। इस मानव स्वास्थ्य एवं रोगों से संबंधित कुछ रोगों के बारे में पिछले कुछ वीडियो के अंतर्गत भी हमने बात की है, तो आप उन वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम इन 4 रोगों के बारे में मुख्य रूप से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे किससे? अमीबीय अतिसार से। और अमीबीय अतिसार होता है, ये क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन से लक्षण होते हैं, ये सब कुछ हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं अमीबीय अतिसार के बारे में, या जिसे अमीबोइसिस भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? अमीबोइसिस भी कहा जाता है, या जिसे कहा जाता है अमीबीय अतिसार। अतिसार का मतलब होता है दस्त। अतिसार का मतलब होता है दस्त। तो दस्त लगने की जो ये अलग अलग तरीके होते हैं, तो इस अतिसार में ये जो हो रहा है वो अमीबा के कारण से हो रहा है। और यहां पर जो रोग कारक है वो एक प्रोटोजोआ है। इस कारण से ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। कैसा रोग है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। जैसे कि भाई हमने पहले ही पढ़ा था कि रोग होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। कुछ रोग होते हैं वो बैक्टीरिया से होते हैं, कुछ रोग होते हैं वायरस से होते हैं, कुछ रोग होते हैं प्रोटोजोआ से होते हैं, कुछ होते हैं वो कवक से। तो इस प्रकार से रोग अलग अलग प्रकार से होते हैं। तो हमने एक तो मलेरिया देखा था जिसमें प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ था, और इसके अलावा दूसरा हम ये देख रहे हैं जिसका नाम है अमीबोइसिस। और ये अमीबोइसिस होता है, ये एक प्रोटोजोआ के कारण से होने वाला रोग है। और अमीबोइसिस में जो प्रोटोजोआ होता है उसका नाम होता है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। इसका जो प्रोटोजोआ है या प्रजीवी है, प्रजीवी मतलब पैरासाइट, क्योंकि दूसरों के ऊपर जीवन यापन कर रहा है। तो इसका जो पैरासाइट है वो एक प्रोटोजोआ है और उसका नाम है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। ये आपको ध्यान रखना है। देखो, अमीबोइसिस है वो एक प्रकार का क्या है? संक्रामक रोग है, और ये प्रोटोजोआ जनित रोगों के अंतर्गत शामिल होता है। तो कैसा रोग है? प्रोटोजोआ जनित रोग है, जो मुख्य रूप से किसको टारगेट बनाता है? मुख्य रूप से किस अंग को अपना लक्ष्य अंग बनाता है? तो वो बनाता है किसको? बड़ी आंत को, लार्ज इंटेस्टाइन को अपना टारगेट बनाता है, उसको प्रभावित करता है। और इसे सामान्य भाषा के अंतर्गत अमीबीय पेचिस भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अमीबीय पेचिस भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आपको एक और बताया था, अतिसार पेचिस वो इकोलाई के द्वारा होता है, वो बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। याद रखना, अतिसार में ज्यादा कॉमन ये है, ये जो अमीबीय अतिसार है ये ज्यादा कॉमन है। और वो जो हमने पिछले बात की थी, जो हमने किसके बारे में बात की थी, इकोलाई वाले में, वो भी होता है। इसके बाद में इसका रोग जनक आपको बता दिया, पैथोजन कौन सा होता है। पैथोजन का मतलब होता है कि कौन सा ऐसा सूक्ष्म जीव है, कौन सा ऐसा एक जीव है जिसके कारण से वो रोग हो रहा है। तो ये इसका जो पैथोजन है वो क्या है? एक प्रोटोजोआ, आप सबको पता है। और प्रोटोजोआ का नाम क्या है? एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। क्या नाम है? क्या नाम है भाई? एंट अमीबा एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। और यहां पर आप देख भी सकते हैं, यह हमने एक डायग्राम भी दिखाया है जो एंटमीबा का डायग्राम है। हालांकि इसको ज्यादा कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक कोशिकीय क्या होता है? प्रोटोजोआ
होता है और इसी कोशिका के अंतर्गत इसके सारे कार्य होते हैं। इसके सामान्य रूप से पता लगाने के लिए स्टूल टेस्ट किया जाता है, अर्थात मल के परीक्षण के द्वारा इसका पता लगाया जाता है। तो ये जो एक कोशिकीय जीव दिख रहा है वो क्या है? एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, जो कि एक क्या है? प्रोटोजोआ है। इसके बाद में देखो भाई, फैलने का तरीका, ये रोग फैलता कैसे है? तो एक तो देखो दूषित भोजन से। किससे फैलता है? दूषित भोजन से। देखो इसका जो ये प्रोटोजोआ है ये मल के द्वारा बाहर आता है। किसके द्वारा? मल के द्वारा। अब मल त्याग किया और उस मल से यदि जल दूषित हो गया तो जल के द्वारा फैल जाएगा, और उस मल के द्वारा यदि अन्य कोई चीज दूषित हो गई, जैसे मल के ऊपर कोई मक्खी बैठी और वो खाने की चीज पर आकर बैठ गई, खाने की किसी वस्तु पर आकर बैठ गई, तो वो वस्तु भी दूषित हो गई। तो इस प्रकार से एक तो ये पानी से, कहने का मतलब दूषित जल से, और एक दूषित भोजन से ये मुख्य रूप से फैलता है। तो देखो फैलने का तरीका, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? दूषित भोजन, दूषित पानी पीने से। सिंपल सी चीज हो गई। बिना धोए हुए फल सब्जियां खाने से। बिना धोए हुए फल सब्जियां कैसे भाई? देखो बाजार में जो आजकल फल सब्जियां आती हैं, फल फ्रूट जो भी आते हैं, वो सारे के सारे हो सकता है कि कोई गंदे पानी से बना हो। बनने का मतलब उसको उगाने के लिए गंदे पानी का उपयोग किया गया हो, और उसके कारण से वो कैसा हो सकता है? दूषित हो सकता है। यदि उस सब्जी को या फल को हमने ठीक तरीके से धोया नहीं और बिना धोए ही उसको खा लिया, तो उसके द्वारा ये उस व्यक्ति के शरीर में पहुंचे सकता है। तो ध्यान रखना कि बिना धोए फल सब्जियों को खाने से, गंदे हाथों से भोजन करने से, हाथ धोकर भोजन नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रकार से कहने का मतलब यह हो गया कि ये एक प्रकार का फीको ओरल रूट है। फिकल, फिकल का मतलब मल के द्वारा, और ओरल अगर मल है वो मुख के द्वारा अंदर जा रहा है। किसके द्वारा? मुख के द्वारा। चाहे से वो पानी की सहायता से जाए, चाहे से वो दूषित भोजन से जाए, चाहे से वो फल सब्जियों से जाए, कैसे भी जाए, लेकिन ये मुख के द्वारा अंदर की तरफ पहुंचता है, जो मल से दूषित होती है। तो इस प्रकार से ये फैलने का क्या हो गया है? तरीका। इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। ये 2-3 रोग ऐसे हैं, इनको एक बार हमें देखना होता है, बाकी ज्यादा याद रखने के, बस इनका रोग कारक आपको याद रखना है, और कोई 1-2 मुख्य रूप से ये किस अंग को प्रभावित करता है वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में शरीर पर प्रभाव क्या डालता है? अभी आपको बताया मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है? बड़ी आंत को। ये जो रोग होता है मुख्य रूप से किसको प्रभावित कर रहा है? बड़ी आंत को प्रभावित कर रहा है। तो देखो ये बड़ी आंत को दीवार होती है, जो दीवार आंत बनी है उसकी जो भित्ति है उसको क्या करता है? उसमें प्रवेश करे जाता है, और जैसे ही उसके अंदर प्रवेश करेगा तो वहां क्या कर देगा? घाव बना देता है, वहां पर अल्सर पैदा कर देता है। बड़ी आंत है, उसकी जो भित्ति है उसकी दीवारों में क्या कर देता है? घाव बना देता है, और इसको अगर ट्रीट नहीं किया है तो वहां पर छेद भी हो सकते हैं भाई, आंतों के अंतर्गत छेद भी हो सकते हैं। साथ साथ में उत्कों को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। और इसी कारण से जब मल आएगा तो मल के साथ रक्त भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि घाव के कारण से वहां से रक्त है वो बाहर निकल सकता है। तो इसके लक्षण क्या क्या होंगे? आप खुद ही अनुमान लगाओ भाई। सिर दर्द, बुखार, ये तो नॉर्मल। पेट दर्द, दस्त लगना, दस्त के साथ रक्त का आना, ये इसके क्या हो गए हैं? लक्षण हो गए हैं। तो इन चीजों में हमें बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अमीबोइसिस है, किसको प्रभावित करता है? बड़ी आंत को प्रभावित करता है, उसकी भित्ति में क्या कर देता है? घाव कर देता है। इसके अलावा किससे होता है? एंटमीबा हिस्टोलाइटिका से होता है। कैसा रोग है? प्रोटोजोआ से होने वाला क्या है? रोग है। इसके बाद में देखो भाई, लक्षण आपको बता ही दिया, बार बार दस्त लगना, पेट दर्द, मल के साथ श्लेष्मा अर्थात म्यूकस का आना। आप सबको पता होगा कि हमारी कोई भी, जैसे जैसे छोटी आंत हो, बड़ी आंत हो, उसके अंदर की तरफ एक श्लेष्मा की क्या पाई जाती है? परत पाई जाती है। अब ये परजीवी है, ये उस श्लेष्मा परत को उस दीवार के साथ जुड़कर उस श्लेष्मा परत है उसको नुकसान पहुंचाता है, उस दीवार को नुकसान पहुंचाता है बड़ी आंत की। इस कारण वो श्लेष्मा है मल के साथ आता है, मल के साथ रक्त भी आता है। तो इसमें देखो कई बार मल के साथ क्या आता है? रक्त आता है, शरीर में कमजोरी रहती है। तो मुख्य रूप से ये 2 लक्षण हैं।
मुख्य रूप से एक तो ये लक्षण और एक ही ये लक्षण। भाई दस्त लगना मुख्य लक्षण, इसके साथ साथ में रक्त के साथ श्लेष्मा का आना, सॉरी मल के साथ श्लेष्मा का आना और मल के साथ रक्त का आना, ये इसके क्या हो गए हैं मुख्य लक्षण। बाकी कमजोरी, पेट दर्द ये तो होगा ही होगा। रोकथाम, इससे बचे कैसे? देखो मैं हर बार बताता हूं, किसी भी रोग का यदि आपको फैलने का तरीका पता है, किसी भी रोग का यदि आपको फैलने का तरीका पता होता है तो उसका रोकथाम के तरीके याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको याद करना ही नहीं है, अपने आप याद होता है। कोई भी चीज कैसे फैल रही है उसको रोक लो भाई। कोई चीज मच्छर से फैल रही है, जैसे मलेरिया है, वो मच्छर से फैलता है, मच्छर से फैलता है, तो उस मच्छर को हमें क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा। इस कारण हमें मच्छरदानी का उपयोग करना पड़ेगा। हमारे आसपास पानी इकट्ठा नहीं हो, अगर पानी इकट्ठा है तो उसमें लार्वा उत्पन्न नहीं हो, लार्वा को नष्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसी प्रकार ये किससे फैल रहा है? ये फैल रहा है दूषित जल से और दूषित भोजन से। तो हमें दूषित जल और भोजन का उपयोग बिल्कुल ही नहीं करना है। भोजन को ढककर रखना है। पानी है उसको उबाल कर पीना चाहिए, आपको लगता है कि वो दूषित हो सकता है। फल सब्जियों को धोकर खाना चाहिए। तो ये सारे बचने के तरीके हो गए, रोकथाम के तरीके हो गए भाई। याद करना थोड़ी है इनको, ये तो हमारा कॉमन सेंस भी इतना तो काम करना चाहिए, इतना तो हमारा कॉमन सेंस भी होना चाहिए भाई। तो देखो भाई देखो, साफ और उबला हुआ पानी पीना, हाथ धोकर भोजन करना, फल सब्जियों को अच्छी तरह धोकर खाना, खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों से बचना और शौचालय एवं आसपास की क्या रखना? साफ सफाई रखना। ये इसके लिए क्या हो गए हैं? रोकथाम के तरीके हो गए। तो अभी हमने एक रोग पढ़ा है जिसका नाम था अमीबोइसिस। सब कुछ पता चल गया, इसका रिवीजन करवा देता हूं फटाफट। अमीबोइसिस है प्रोटोजोआ से होने वाला एक रोग है। कौन सा प्रोटोजोआ है? एंटमीबा स्टुलाइटिका। सबसे मुख्य अंग किसको प्रभावित करता है? बड़ी आंत को। बड़ी आंत की जो भित्ति होती है उसके साथ चिपकता है और उसको नुकसान पहुंचाता है, उसके उत्तक को नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण से मल के साथ रक्त आता है। लक्षण क्या कहेंगे? दस्त लगेंगे। इसके अलावा मल के साथ श्लेष्मा का आना, मल के साथ रक्त का आना, पेट दर्द हो गया, कमजोरी होगी, मिचली होगी, बुखार होगी, ये सारे लक्षण हो गए हैं। और रोकथाम आपको पता चली गया है कि हमें दूषित भोजन और जल से क्या करना है? बचना है। फल सब्जियों को धोकर क्या करना है? खाना है। बस ये इतना साक है। क्या? अमीबोइसिस। अब अमीबोइसिस के बाद में हम नेक्स्ट रोग के बारे में बात करते हैं और जिसका नाम होता है एस्केरियोसिस। क्या नाम है भाई इसका? एस्केरियोसिस। नाम से ही पता चल रहा है कि ये एस्केरियोसिस होता है। ये एस्केरिस नामक एक कृमि अर्थात कीड़े के कारण होने वाला रोग है। तो कहने का मतलब एस्केरियोसिस है एक कृमि जनित रोग होता है। एक ऐसा रोग होता है कृमि जनित रोग। और इसके कृमि का मतलब हो गया कीड़ा, इंग्लिश में बोले तो वॉर्म। इसका जो कीड़ा होता है, इसका जो रोगजनक होता है, उसका नाम होता है एस्केरिस। यह जिसे गोल कृमि भी कहा जाता है। यहां पर देख ही रहे होंगे आप डायग्राम। ये देखो, ये डायग्राम, ये गोल कृमि और ये भी गोल कृमि। आप सोचोगे कि ये गोल कैसे है, तो हमें तो लंबा दिख रहा है। अरे गोल का मतलब इसको काटोगे ना, इसके ऐसे, इसकी टीएस काटोगे तो इसका शरीर ऐसे गोलाकार दिखाई देगा, ऐसे लंबा है सिलेंडर के शेप में। यहां पर इसके नर और मादा अलग अलग दिख रहे हैं। यह है मादा, जो लंबी होती है वो क्या होती है? मादा। और यह है नर, ये क्या है? नर। तो ये एस्केरिस के कारण होने वाला क्या है? रोग। देखो भाई, एस्केरियोसिस है वो एक कृमि अर्थात कीड़े के कारण होने वाला क्या है? रोग। इसे हेलमंथीज, वैसे इसे क्या कहा जाता है? हेलमंथीज। कृमि को कहा जाता है हेलमंथीज। तो यह संक्रामक रोग है जो मनुष्य की आंतों में रहने वाले गोल कृमि के कारण होता है। गोल कृमि का मतलब है एस्केरिस। और यह भी मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है? आंतों को प्रभावित करता है। ध्यान रखना है।
इसका रोगजनक कौन सा हो गया है? एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकोइड्स, एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकोइड्स, जिसका डायग्राम आप देख रहे होंगे। इसका ये मादा है, ये नर है। तो ये एस्केरिस के बारे में हम बात कर रहे हैं, एस्केरियोसिस रोग के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो फैलने का तरीका वही तरीका है, सेम डिट्टू, दूषित भोजन और दूषित जल से। भाई ये भी मल के साथ बाहर आता है, और मल के द्वारा जो भी चीज दूषित हो जाएगी, चाहे से वो जल हो, चाहे से वो भोजन हो, चाहे से वो फल सब्जियां हो, और चाहे से मल के ऊपर कोई मक्खी बैठकर आई और भोजन के ऊपर आकर बैठ गई, वो चीज हो, उसी से ये फैलता है। तो फैलने का तरीका बिल्कुल सेम है। दूषित भोजन के खाने से, दूषित पानी पीने से, बिना धोकर फल सब्जियां खाने से, गंदे हाथों से भोजन करने से, सेम चीज। अर्थात इसके अंडे होते हैं, ये भोजन और पानी के साथ शरीर में चले जाते हैं। इस एस्केरिस के जो अंडे हैं ये हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, और शरीर के अंदर फिर उन अंडों से क्या बन जाते हैं? वयस्क जीव बने जाते हैं, ये कीड़े बने जाते हैं। और ये बच्चों में ज्यादा होने की संभावना रहती है, क्योंकि बच्चे होते हैं वो मिट्टी खाते हैं, बच्चे मिट्टी खाते हैं। जब मिट्टी खाते हैं तो उसके साथ हो सकता है कि वो मिट्टी दूषित हो और वो अंडे अंदर चले जाएं, तो इस कारण बच्चों में अधिक हो सकते हैं। शरीर में क्या क्या दिखाई देता है? देखो अंडे शरीर में पहुंचते हैं, हमारे शरीर में जैसे ही अंडे पहुंचते हैं उन अंडों से क्या निकलते हैं? लार्वा। और कुछ समय के लिए ये लार्वा होते हैं, ये शरीर के अलग अलग भागों में जाते हैं, और अंत में किसको प्रभावित करते हैं? छोटी आंत में पहुंचकर वयस्क कृमि बने जाते हैं। ध्यान रखना, पिछले वाले में हमने पढ़ा था बड़ी आंत, आंतों को ही वह प्रभावित कर रहा है, आंतों को ये कर रहा है। वो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, ये कृमि से होने वाला रोग है। वो बड़ी आंत को प्रभावित करता है, ये छोटी आंत को प्रभावित करता है। शरीर में प्रभाव देखो, आंतों में रहने वाले जो ये कृमि होते हैं, ये भोजन का पोषण चुरा लेते हैं। खाना तो हम खाते हैं, और जो खाना हमने खाया है, जो उससे हमें न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था, उससे ये भोजन ले रहे हैं। इसके कारण बच्चों में कुपोषण हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। तो पोषण चुरा लेते हैं। आंतों में जलन हो सकती है, रुकावट पैदा कर सकते हैं। रुकावट कैसे? मान लो आंतों में बहुत सारे क्या हो गए, ऐसे कीड़े बन गए, बहुत सारी ये एस्केरिस बन गई, तो आंतों को बंद कर दिया, अवरुद्ध कर दिया। तो इस प्रकार से ये आंतों को बंद कर सकते हैं, उसमें रुकावट पैदा कर सकते हैं, और शरीर को क्या बना देते हैं? कमजोर बना देते हैं। इसमें कब्ज भी हो सकती है और दस्त भी लग सकते हैं। कब्ज तो कब होगी? जब आंतों को बंद कर दिया, और दस्त भी लग सकते हैं। तो इसमें देखो पेट का दर्द होता है, उल्टी का मन करता है, मिचली और दस्त हो सकते हैं। कमजोरी, कुपोषण अभी आपको बताइए, क्योंकि ये पोषण चुरा लेते हैं। कभी कभी पेट में कृमियों का गुच्छा भी बने जाता है, और जिसके कारण से आंत होती है वो कैसी हो जाती है? अवरुद्ध हो जाती है। और बच्चों में ये अधिक होते हैं। इसके बाद में जैसे ये वयस्क होते हैं, ये अंडे देते हैं, वो अंडे मल के साथ आते हैं, और फिर वो दूसरी चीजों को क्या कर देते हैं? दूषित कर देते हैं। रोकथाम क्या है भाई? कैसे बचे? वही रोकथाम के तरीके हैं भाई। क्या बताना है इसमें? पानी साफ पियो, भोजन साफ करना है, दूषित भोजन का उपयोग नहीं करना है। इसके लिए शौचालय के उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि मल बाहर खुले में होगा तो मक्खियां वगैरह आकर बैठ सकती हैं। तो वही तरीके, हाथ धोकर भोजन करना, साफ पानी पीना, फल सब्जियां धोकर खाना, खुले में शौच से बचना, आसपास साफ सफाई रखना, वही सारे तरीके हैं जो पिछले वाले के लिए थे। तो ये दो रोगों के बारे में हो गया हमारा। पहले हो गया अमीबीय अतिसार, दूसरा हो गया है हमारा कौन सा? ये एस्केरियोसिस। अभी कृमि के द्वारा होने वाले हम एक अलग रोग के बारे में बात करने वाले हैं, और जिसका नाम होता है फाइलेरियोसिस। क्या नाम होता है भाई? फाइलेरियोसिस। या जिसे एक नाम से और जानते हैं, हाथी पांव रोग। क्या कहते हैं? हाथी पांव रोग। या उसे एक नाम से बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं उसे एलिफेंटिएसिस।
क्या कहते हैं? एलिफेंटिएसिस। एलिफेंटिएसिस या हाथी पांव का मतलब हो गया जैसे हाथी का पैर मोटा होता है, वैसे ही इस रोग में पैर होते हैं वो मोटे हो जाते हैं। इसका एक डायग्राम भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखो, ये आपको दिख रहा होगा, पैर देखो कितना मोटा हो गया है। ये नॉर्मल पैर है और ये पैर देखो आप। तो इस रोग को कहते हैं हमें हाथी पांव रोग। और ये रोग को करने वाला क्या है? कृमि। ये रोग को करने वाला क्या है? कृमि। और इसका नाम होता है वाउचेरिया। इसका नाम होता है वाउचेरिया या फाइलेरिया इसे कहते हैं। और ये देखो आप, इससे हम ये बता सकते हैं भाई कि ये तो आर्ट है और ये आर्टिस्ट है। कहने का मतलब ये हो गया कि इस चीज को करने में किसका योगदान है? इसका योगदान है। ये जो हाथी पांव, ये जो पैर है ऐसा हुआ है, ये इस वाउचेरिया के कारण हुआ है। तो ये आर्ट और ये आर्टिस्ट। तो देखो भाई, फाइलेरियसिस के बारे में हम देखते हैं। फाइलेरियसिस, ये थोड़ा सा ऊपर से कट रहा है तो ये फाइलेरियसिस है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हाथी पांव रोग यहां पर लिखा हुआ है। बाकी इसे एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं। हाथी पांव रोग या एलिफेंटिएसिस भी इसे कहा जाता है। कैसे होता है भाई? देखो, फाइलेरियसिस होता है, ये कृमि जनित रोग है। संक्रामक तो है ही, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। इसमें शरीर की मुख्य रूप से, ध्यान से सुनना, कौन प्रभावित होता है? लसिका नलिकाएं अर्थात लसिका वेसल्स, लसिका वाहिकाएं होती हैं, वो प्रभावित होती हैं। देखो, अंग जरूर याद रखना किस चीज को मेनली ये प्रभावित करता है। अब आपसे कोई पूछे कि जुकाम होता है, वो किस अंग को प्रभावित करता है, बताओ भी। तो जुकाम मुख्य रूप से नाक को और गले को। कोई पूछे न्यूमोनिया किसको प्रभावित करता है, तो मुख्य रूप से फेफड़ों को। कोई पूछे टाइफाइड किसको प्रभावित करता है, तो ये पेट से संबंधित है। तो ऐसे आपको मेन किस चीज को प्रभावित कर रहा है वो याद रखना है। जैसे हमने पिछले वाले में पढ़ा कि अमीबिया अतिसार है, वो किसको प्रभावित करता है? बड़ी आंत को। एस्केरियासिस है, वो किसको प्रभावित करता है? छोटी आंत को। वैसे ही फाइलेरियसिस होता है, हाथी पांव रोग होता है, ये मुख्य रूप से आपके लसिका वाहिकाएं होती हैं उनको प्रभावित करता है। और पैर की जो लसिका वाहिकाएं होती हैं वो फूल जाती हैं, सूज जाती हैं। और ये सूजन ऐसे नहीं है कि एक बार आई थोड़े दिनों के बाद में चली जाएगी, ये स्थायी सूजन बन जाती है, व्यक्ति भद्दा लगता है। तो देखो, फाइलेरियसिस एक कृमि जनित रोग है, यह आपको ध्यान रखना है। संक्रामक रोग है, इसमें शरीर की लसिका नलिकाएं होती हैं वो प्रभावित हो जाती हैं। इस रोग में विशेष रूप से एक तो पैर प्रभावित होते हैं, हाथ प्रभावित होते हैं और जननांग। हां, ये जननांग भी याद रखना भाई। अब देखो, लसिका वाहिकाएं तो पूरे शरीर में ही है, हर जगह पर लसिका वाहिका है। लिम्फ वेसल तो हर जगह है, लेकिन मुख्य रूप से कौन कौन सी लसिका वाहिकाओं को प्रभावित करता है? मुख्य रूप से तो पैर की, हाथ की, और इसके अलावा जननांग होते हैं उनकी लसिका वाहिकाओं को भी ये क्या करता है? प्रभावित करता है। ये चीज याद रखना है। एक तो पैर और जननांगों का तो विशेष तौर से याद रखना है। इसे सामान्य भाषा में हाथी पांव रोग या एलिफेंटिएसिस भी कहा जाता है। हाथी पांव रोग या एलिफेंटिएसिस इसे कहा जाता है। रोगजनक अभी आपको बताया था, पैथोजन क्या होता है इसका? वाउचेरिया। क्या होता है भाई? वाउचेरिया या वुचेरिया भी इसे कहा जाता है। वुचेरिया, वुचेरिया। अब यह वुचेरिया की दो अलग अलग स्पीसीज है। वुचेरिया की एक तो होगी वुचेरिया बेनक्रोप्टाई और एक हो गया वुचेरिया मेलाई। एक तो हो गया बेनक्रोप्टाई और एक हो गया मेलाई। बेन क्रोप्टाई और ये हो गया है मेलाई। तो वुचेरिया की दो अलग अलग स्पीसीज हैं जो ये रोग कर रही हैं। स्पीसीज का नाम भी याद रखना भाई। कई बार आपको वुचेरिया के साथ ये आगे और जोड़ देगा कि वुचेरिया बेनक्रोप्टाई, वुचेरिया मेलाई, ये तो दोनों ही क्या करते हैं? हाथी पांव रोग करते हैं।
मुख्य रूप से क्या करते हैं, लसिका वाहिकाओं में सूजन उत्पन्न कर देते हैं। और कहां की लसिका वाहिका, मुख्य रूप से पैर की, इसके अलावा हाथ की, और इसके अलावा ये जननांगों को भी मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। बाकी इसका डायग्राम आप सबने देख ही लिया होगा। ये देखो, अभी देखा था हमने, ये वो उचेरिया है, कीड़ा है एक उचेरिया। फैलने का तरीका कैसे फैलता है, देखो अभी तक जो पिछले वाला हमने कृमि देखा था वो मल के द्वारा फैल रहा था। याद रखना, ये जो रोग फैलता है ये मच्छर के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है, मच्छर, क्योंकि लसिका होती है और लसिका अल्टीमेटली रक्त में मिलता है। तो इसके जो लार्वा होते हैं, इसके जो अंडे होते हैं वो रक्त में पाए जाते हैं, और रक्त में जब ये पाए जाते हैं तो जैसे ही मच्छर काटता है और काटकर किसी दूसरे व्यक्ति को काटता है तो रोग फैल जाता है। याद रखना, वुचेरिया है, इसको फैलाने वाला, इसका जो वाहक है वो मच्छर होता है। और कौन सा मच्छर होता है, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे पूछूं मलेरिया का कौन सा मच्छर है, तो वो मच्छर होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर। और आप सबसे पूछे कि फाइलेरिया के लिए, हाथीपांव रोग के लिए, वुचेरिया के लिए कौन सा मच्छर होता है, तो मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है। कौन सा मच्छर होता है, क्यूलेक्स। तो देखो, ये संक्रमित मादा क्यूलेक्स मच्छर के कारण से, उसके काटने के कारण से होता है। याद रखने की जो मेन चीज है वो कि फाइलेरिया होता है कौन से मच्छर के काटने से होता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछे हुए हैं, आरएस की एग्जाम में भी पूछे हुए हैं। तो क्यूलेक्स नामक जो मच्छर होता है या मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है, उसके काटने से ये फैलता है। मच्छर जब संक्रमित व्यक्ति का रक्त चूसता है और फिर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो यह परजीवी होता है, नए व्यक्ति के शरीर में पहुंचे जाते हैं, दूसरे व्यक्ति के शरीर में चल जाते हैं और उसको क्या कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं। शरीर पर क्या प्रभाव, देखो परजीवी शरीर की लसिका नलिकाओं में पहुंच जाते हैं, सूजन पैदा करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं, जिससे लसिका द्रव का बहाव रुक जाता है और परिणाम स्वरूप शरीर के कुछ भागों में स्थायी, ध्यान से सुनना, और बहुत ही अधिक सूजन हो जाती है। यह सूजन परमानेंट हो जाती है, जाती ही नहीं है। यह आपको ध्यान रखना है। लक्षण क्या है भाई, हाथीपांव रोग है तो देखकर ही पता चल सकता है कि पैर या हाथ बहुत अधिक सूजन आ जाती है। अंडकोश में भी सूजन आ सकती है। अभी आपको बताया था कि यह जनन अंगों को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। तो अंडकोश में, स्कोर्टम में क्या आ सकती है, सूजन आ सकती है। बाकी बुखार और दर्द हो सकता है, त्वचा मोटी हो जाती है और कठोर हो जाती है। ये इसके लक्षण हैं। बाकी मुख्य लक्षण, हाथ और पैर में सूजन आ जाती है और वो स्थायी होती है। अंडकोश में सूजन आना, क्योंकि जननांगों को भी ये प्रभावित करता है। बाकी बुखार दर्द वगैरह ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं। रोकथाम, भाई मच्छर से फैल रहा है ना, तो मच्छरों से बचना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मच्छरों से बचाव करना। अब आप बोलोगे कि मच्छर से तो चाहे से मादा एनाफ्लीज से बचो, चाहे से क्यूलेक्स से बचो, दोनों को आप अंतर तो कर नहीं पाओगे। भाई कौन सा क्यूलेक्स है, कौन सा मादा एनाफ्लीज है, तो हमें तो मच्छर से तो सभी से बचना पड़ेगा। तरीका तो वही सेम है। कैसा कि मच्छरों को बचाव करना, पानी जमा नहीं होने देना, मच्छरदानी का उपयोग करना, आसपास साफ सफाई रखना, सामूहिक दवा कार्यक्रमों में भाग लेना। तो इस प्रकार से ये इसके रोकथाम और बचाव के क्या हो गए हैं, तरीके। तो फाइलेरियसिस के बारे में क्या याद हुआ कि फाइलेरियसिस है एक कृमि के द्वारा होने वाला रोग है। कौन सा कृमि होता है, फाइलेरिया, या जिसे बोलते हैं उचेरिया। उचेरिया की दो स्पीसीज कौन कौन सी हैं, बेनक्रोप्टाई और मेलाई। मुख्य रूप से लसिका वाहिकाओं में सूजन उत्पन्न करता है, और इस लसिका वाहिकाएं होती हैं वो मुख्य रूप से कौन कौन सी, पैर की, हाथ की और जननांगों की। बस यही चीज याद रखनी है। बाकी लक्षण आप सबको पता चले गए, डायग्राम आपने देख ही लिया। अब आ जाता है आज के लिए हमारा लास्ट रोग, जिसे हम बोल रहे हैं रिंग वर्म, दाद। और ये इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता होता है।
पहली बात इसके बारे में एक चीज तो ये याद रखनी है कि ये आपके फंगस अर्थात कवक के कारण होने वाला रोग है। दूसरी बात, जो कवक है वो कौन कौन सी हो सकती हैं, इसके लिए ट्राइकोफाइटोन नाम की एक कवक हो सकती है, एपिडर्मोफाइटोन हो सकती है, माइक्रोस्पोरम हो सकती है। तो ये 3 कवक के नाम आपको याद रखने हैं, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम। ये 3 कवक हैं जिसके द्वारा दाद मुख्य रूप से होते हैं। दाद होते हैं तो क्या होता है भाई, त्वचा के ऊपर लाल लाल दाने हो जाते हैं, एक रिंग के स्ट्रक्चर गोल गोल संरचना दिखती है जिसमें दाने दाने ये दिखाई देते हैं, बहुत ज्यादा खुजली चलती है। यही तो लक्षण है दाद के। ये ऐसी जगह पर ज्यादा होता है जहां पर इनको नमी मिलती है। गीले कपड़े अगर पहनोगे तो दाद होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे ही नमी मिलती है वैसे ही इस फंगस की ग्रोथ क्या होती है, ज्यादा होती है। तो त्वचा हो गई, नाखून हो गए, बालों के अंदर हो गया, यहां पर यह ज्यादा फैलता है। तो देखो, रिंगवर्म है एक संक्रामक कवक के द्वारा होने वाला रोग है। कैसा रोग है, कवक के द्वारा होने वाला रोग। यह मुख्य रूप से त्वचा, बाल और नाखूनों को प्रभावित करता है। इन 3 चीजों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। फंगस है वो त्वचा, नाखून और बालों को अधिक प्रभावित करता है। इसका नाम जरूर रिंगवर्म है। अब रिंगवर्म हम सोचते हैं रिंग का मतलब गोल है, वर्म का मतलब कीड़ा, लेकिन ये कीड़ा नहीं है, एक रोग का नाम है। दाद सब जानते होंगे, ये कोई कीड़ा नहीं है बल्कि क्या है, फंगस से होने वाला रोग। ये अधिक पसीना, जहां पर पसीना बहुत ज्यादा आता है ना, वहां पर नमी रहती है, वहां ज्यादा होता है। गंदगी जहां पर रहती है, साफ सफाई साबुन से नहीं नहाते हैं, वहां पर ज्यादा होता है। नमी, तंग और गीले कपड़े पहनने से, अगर गीले कपड़े पहन रहे हैं, नम कपड़े पहन रहे हैं, एकदम टाइट कपड़े पहन रहे हैं, तो इसके कारण इनको फैलने का क्या मिल जाता है, मौका मिल जाता है। बाकी जैसे हमारी अंगुलियां होगी, इनके ये कोने हो गए, हमारी जांघें हो गई, वहां पर ये ज्यादा फैलते हैं। जन्नांगों पर होने की संभावना ज्यादा होती है। अंडर आर्म्स हो गए, वहां पर होने की संभावना ज्यादा होती है। तो यहां पर ये ज्यादा होते हैं क्योंकि यहां पर इनको नमी ज्यादा मिलती है। तो इन परिस्थितियों में ये रोग अधिक फैलता है। कौन कौन सी परिस्थितियों में, पसीना, गंदगी, नमी, तंग और गीले कपड़े पहनना, इनके कारण। रोग कौन सा होता है भाई, फंगस, अभी आपको पता है। और 3 फंगस के नाम आपको याद रखने हैं, माइक्रोस्पोरियम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन। कौन कौन से, माइक्रोस्पोरियम, आपके ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन होते हैं। ये कवक मुख्य रूप से दाद पैदा करते हैं और इन दाद में अत्यधिक खुजली चलती है। देखो भाई, फैलने का तरीका वही। अब दाद कैसे फैलता है, मान लो किसी व्यक्ति को दाद हो रखे हैं और उसके संपर्क में कोई दूसरे व्यक्ति आएगा तो उसके भी दाद होने की संभावना बढ़ेगी। इसके अलावा कोई संक्रमित व्यक्ति है, कपड़े उपयोग कर रहा है, तौलिया उपयोग कर रहा है और इसी का उपयोग आप भी कर रहे हो, तो आप में भी फैल सकता है। गीले कपड़े वगैरह पहन रहे हो तो ये फैल सकता है। तो ये सारे तरीके हैं। तो संक्रमित व्यक्ति के सीधे त्वचा के संपर्क में आने से भी फैल सकता है। संक्रमित कपड़े, तौलिया, कंघी वगैरह के उपयोग से भी ये फैलता है। संक्रमित जानवरों से भी फैलता है और गीले और गंदे वातावरण में रहने से भी ये दाद हो सकते हैं। शरीर में प्रभाव, शरीर पर कौन कौन से प्रभाव दिखाई देते हैं। देखो, त्वचा की ऊपरी परत में बढ़ता है, त्वचा पर दिखता ही हमें, वहां पर संक्रमण पैदा करता है। गोल गोल क्या बन जाते हैं, लाल चकते बने जाते हैं, वहां पर दाने दाने भी हो जाते हैं और बहुत ज्यादा क्या चलती है, खुजली चलती है। लक्षण वही हो गए, त्वचा पर गोल और लाल धब्बे, रिंग जैसी संरचना, बहुत खुजली चलती है, त्वचा छिल जाती है एक तरीके से। सिर पर होने पर बाल झड़ने लग जाते हैं, ये डेंड्रफ वगैरह बहुत ज्यादा होने लगे जाता है, फंगस के कारण ही होता है। इसके अलावा नाखूनों का मोटा और बदरंग, नाखून कई बार नॉर्मली हमारे नाखून होते हैं एकदम स्मूथ से, वैसे तो स्मूथ नहीं है लेकिन एकदम ऐसे फ्लैट होते हैं। कई बार ये कई लोगों के ये नाखून होते हैं ऐसे एकदम मोटे से हो जाते हैं, बीच में दरार सीख पड़ जाती है, तो वो फंगस के कारण होता है। तो नाखूनों का मोटा और बदरंग होना। रोकथाम कैसे हो सकती है भाई, कैसे रोके, तो एक तो शरीर को साफ सुथरा रखें, सूखा रखें,
रोज कपड़े बदले, ऐसे नहीं कि एक जो पहना है वही कल पहना है, वही परसों पहना है। साफ सुथरे धोए हुए कपड़े पहने। तौलिया और कपड़े साझा ना करें किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, क्योंकि क्या पता दूसरे व्यक्ति के फंगस हो रखा है या नहीं हो रखा। संक्रमित व्यक्ति से सीधा संपर्क से बचना चाहिए। और नहाने के बाद में त्वचा को सुखाकर ही क्या पहनने चाहिए, कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि नमी रह जाती है। तो उसको सुखाए अच्छी तरीके से और उसके बाद में कपड़े पहने, जिससे कि इसके फैलने की संभावना क्या हो सके, कम हो सके। तो ये किसके बारे में देखा है हमने, दाद के बारे में। अब इसके बाद में तो आज के लिए पूरा हो गया है। तो ये जो आज हमने जो रोग पढ़े हैं, ये कौन कौन से रोग पढ़े हैं। सबसे पहली बात, एक तो अमीबीय अतिसार पढ़ा अर्थात अमीबोइसिस। दूसरा पढ़ा हमने एस्केरियासिस। तीसरा पढ़ा हमने फाइलेरियासिस। और चौथा पढ़ा है हमने रिंगवर्म। तो ये 4 अलग अलग प्रकार के रोग हैं। ये कैसे होते हैं, इनका रोग कारक कौन सा होता है, ये रोग हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालते हैं, हमारे शरीर में इनके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, कैसे इन रोगों से बचा जा सकता है, ये सारी चीजें आपको यहां पर बताई गई। हमने आपको कोशिश की है कि वो रोग है वो आपके आसानी से समझ में आए, सही तरीके से समझ में आए, और जो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीजें भी आपको एकदम हाईलाइट करके बताई गई हैं। बाकी यदि आपको कोई भी चीज ऐसी लगती है कि ये चीज और ऐड होनी चाहिए थी या आपको ऐसी चीज और बतानी चाहिए थी, तो आप हमें कमेंट में सुझाव दे सकते हैं। बाकी अगर आप सबको हमारी ये वीडियो है अच्छा लगा है, कौन सी चीज आपको अच्छी लगी है, कौन सी चीज आपकी समझ में नहीं आई है, तो वो कमेंट जरूर करें। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। भाई आप वीडियो को देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर जरूर नहीं करते हैं, तो लाइक और शेयर जरूर करें। और साथ साथ में यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।